अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी अहम डिस्कशन है हमारी, जिस चीज़ का आप सबको शिद्दत से इंतज़ार था। 4 साल इंतज़ार के बाद अल्लाह ने फजल किया, ऊपर वाले का करम हुआ है और कटरीना कैफ और विकी कौशल के घर एक नन्हा सा प्यारा सा चांद जैसा बेटा पैदा हुआ है। इसके अलावा अनुष्का शर्मा साहिबा जो हैं वो 7 साल के इंतज़ार के बाद नेटफ्लिक्स पे नई फिल्म छकड़ा एक्सप्रेस के साथ आ रही हैं। बहुत देर से इंतज़ार था, बहुत स्पेकुलेशन थी कि कब वो दोबारा नेटफ्लिक्स पे एक प्रोडक्शन रिलीज़ करेंगी। अब अल्लाह का शुक्र है कि हमें वो दिन देखने को मिल गया कि वो एक नई प्रोडक्शन रिलीज़ कर रही हैं। ये तो इंटरनेशनल न्यूज़ थी आज की, लेकिन लोकल के अंदर डॉक्टर नबिहा साहिबा जो कि एक बहुत फेमस टॉक शो प्रोग्राम होस्ट और एंकर पर्सन है, उनका अल्लाह के फजल से डॉक्टर नबिहा का निकाह हो गया और बड़े धूमधाम से, बड़े खूबसूरत कलर्स थे, सेट बड़े प्यारे थे जेवरात के। तारिक जमील साहब हाफिज़ुल्लाह वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने निकाह पढ़ाया। बड़े आलिम दीन हैं, बड़े दाई हैं, मुदर्रिस हैं दीन के। और एक थोड़ी ट्रैजिक लोकल न्यूज़ है कि शायद अफरीदी और इमरान रियाज आपस में नाराज़ हैं थोड़ा सा ना। वो एक कहता है कि तुम और दूसरा कहता है नहीं तुम। तो उम्मीद है कि ये सुलह कर लेंगे अनकरीब, क्योंकि पाकिस्तान में लड़ने की झगड़ने की गुंजाइश नहीं है। दुनिया में अमन कायम हो चुका हुआ है इंटरनेशनली। 21 पॉइंट एजेंडा के बाद से ट्रंप के इंटरनेशनली पूरी ग्लोबली अमन है हर जगह, और डोमेस्टिकली अब तो अमन रहना चाहिए पूरे मुल्क के अंदर, क्योंकि इसके अलावा कोई और न्यूज़ रिपोर्ट करने की नहीं है। हमेशा की तरह आप सबका सुनने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मुझे आज पहली बार पता लगा कि विकी कौशल भी कोई आदमी होता है। मुझे महरोज भाई ने कहा था कि सारा महरोज भाई का आइडिया था, मैं माजरत चाहता हूँ। जो एक्चुअल रिपोर्ट करने वाली ख़बर है, ज़ाहिरी बात है इसके ऊपर जिसके ऊपर बात चल रही है और जो मेन मसला है वो 27वीं अमेंडमेंट का है। 27वीं अमेंडमेंट के बारे में क्या बात की जा सकती है, क्या ही गुफ्तगू की जा सकती है एक पब्लिक पोलाइट डिस्कोर्स के अंदर, जो मेन स्ट्रीम टीवी पे या सोशल मीडिया पे काबिल कबूल हो, हमारे पावर कॉरिडोर्स इसको बर्दाश्त भी कर सकें। सारे फ़रीक़ैन स्टेक होल्डर्स जो हैं, सियासी क्लास, जुडिशल क्लास, सिविल ब्यूरोक्रेसी, जो सब अपने अपने एक रैंक एंड फाइल में एक ऐसा स्टेटस एंजॉय करते हैं कि वो हम, मैं और आप जैसे आम पाकिस्तानी अवाम के सामने किसी भी किस्म की जवाबदेही, किसी भी किस्म की स्क्रूटनी का वो नहीं, उस कटहरे में वो नहीं उतर सकते। और अब उनका जो फ़ाइनल आप कह लें, उनकी मेहनतों का जो फल है 78 सालों की, वो आज आ गया है 27वीं अमेंडमेंट की शक्ल में। तो हम क्या तनकीद करें उसके ऊपर, जो एक आम कम फहम आदमी बेशक हो, लेकिन उसकी अकल में आ जाने वाली बात है कि क्या ही मसाइल हो सकते हैं एक 27वीं अमेंडमेंट जैसी अमेंडमेंट के साथ। 27वीं अमेंडमेंट के अंदर जो की फ़ीचर्स हैं उनमें से एक जो है वो ये है कि एक फ़ेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाए, और ये नया फ़ेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए क्रिएट किया जा रहा है, और ये इसका हेड क्वार्टर भी इस्लामाबाद के अंदर ही होगा। इसमें जो टेन्योर है और रिटायरमेंट एज है जजेस की, वो चेंज कर दी है कि एक 3 साल के टेन्योर की एक्सटेंशन मिल जाएगी उनको इसके अंदर, और अब वो 68 पे रिटायर हो सकते हैं। ज़ाहिर बात है जो 65 रिटायरमेंट बेंच मार्क है उससे ज़्यादा उनको बढ़ना पड़ेगा। बेसिकली अगर एक जज के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही हो मिलिट्री स्टेट की तरफ से, इसकी तर्जमा ये बनता है, तो वो 2-3 साल बाद फ़ौरन रिडंडेंट ना हो जाए, उसको एक एक्सटेंशन मिल जाए ताकि वो ज़्यादा देर बैठ के आराम से तसल्ली से स्टेट की तरफ से एक मैनेज्ड कंट्रोल्ड जो केओस है जुडिशरी का हमारे, वो उसको चलाता रहे। इसी तरह जुरिस्डिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की कि वो उसके फेडरेशन के दरमियान और प्रोविंसेस के दरमियान जो डिस्प्यूट्स होंगे वो अब इधर जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट्स में नहीं जाया करेंगे, वो इधर जाया करेंगे। यानी कि बेसिकली कोई एनएफसी अवार्ड हो, कोई और मामला हो, कोई फंड्स का रिलीज़ हो, कोई मैनेजमेंट का इशू हो, तो यहाँ पे वो जाके सेटल होंगे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले जो है वो इस कोर्ट के अंदर चैलेंज हो सकते हैं, लेकिन इस कोर्ट के फ़ैसले कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकते। ये मावराए अदालत, बिल्कुल जैसे एक अदालत है जो बिल्कुल अबव है बाकी सारी अदालतों के। अदालत उज़्मा पे टेक्निकली ये बन जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट रेलीगेट हो जाती है टू व्हाट, लाइक अ रिडंडेंसी, कि लाइक वो भी को हायर कोर्ट्स की तरह शादी ब्याह, पंचायत, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह के मसाइल को हैंडल करेगी। और जब उनके अंदर कोई आइनी एक सवाल बन जाए तो फिर वो फ़ौरन उसे हायर कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहले काफ़ी मेयर में रोज़ हंस रहे थे इस बात के ऊपर, बस ऐसे ही जुमला कहते हुए मैं फ़नी लगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जो है वो सेपरेटली कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल की डिबेट्स और ये डिस्कशंस की जाएंगी। बहरहाल इसकी इम्प्लिकेशंस
क्या है क्या नहीं बनती अगेन रिमेन्स टू बी सीन, बट काफ़ी ऑब्वियस हो गया है कि जो एक पूरी एक अवाम के अंदर राय बिल्ड की गई थी कि PDM 2 और उसके बाद अब नून लीग की हुकूमत, और जैसे तैसे भी डेमोक्रेसी को वायलेट करके पॉपुलर मैंडेट को ख़त्म करके हमने निज़ाम कायम कर लिया। इसमें ब्रीदिंग स्पेस और रूम मिल गया हमें, हम इसके अंदर बड़ा आज़ाद महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ये उस आज़ादी का वो मंतकी अंजाम है जो पिछले 2 ढाई 3 सालों से चाहे 9 मई की आड़ में जस्टिफाई कर रहे हो, चाहे किसी और आड़ में नवंबर के मैसेकर की आड़ में जस्टिफाई कर रहे हो, आज जो मुरीदके को बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं, ये सहाफ़ी, एकेडमिक्स, इंटेलेक्चुअल्स, पब्लिक थिंकर्स, सो कॉल्ड कॉलमिस्ट, बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े ओपिनियन मेकर्स जो हैं, वो अब वो खट्टी जो खानी थी वो एंड में वो खाने को मिल गई हमें, कि पाकिस्तान की जो एक विज़न था, जो एक आइडियाज़ ऑफ पाकिस्तान था, ये शायद उसका मेरे ज़ाती राय में, आजिज़ाना राय में, ये शायद उसका फाइनल नेल इन द कॉफिन है, एटलीस्ट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। हाँ, ये कोई नई चीज़ बन जाए इसके बाद पाकिस्तान, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आइडिया था एक डेमोक्रेसी का, एक रिपब्लिक का, जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करेगी या किसी कानून कायदे के तहत ऑपरेट करेगी, उसको बाईपास करने का एक ज़रिया बना दिया हुआ है, गया हुआ है। और अभी भी जो प्रोटेक्शन इस अमेंडमेंट के अंदर दी जा रही हैं, लगता ये है कि वो लिमिटेड होंगी टू परमानेंट मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी जुडिशरी और मिलिट्री एंड सो ऑन। जो नॉन परमानेंट, जो रिप्लेसेबल मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, यानी सिविल, जो एक्चुअल हमें रिप्रेजेंट करते हैं अवाम को, जिनको सबसे ज़्यादा नफ़रत का और गालियों का और बदतमीज़ियों का महवर भी बनाया जाता है, और एक पर्पसफुल पॉलिसी के तहत बनाया जाता है, बिकॉज वो अवाम की रिफ्लेक्शन होते हैं। बाकी सारी हमारी सिविल, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, तो वो तो मावराए अवाम और मावराए कौम और मावराए पाकिस्तान होती है ना। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके पास कोई प्रोटेक्शन इसके अंदर नहीं है। अगेन, क्योंकि खौफ ये है कि कोई ऐसा सिविल लीडर जो है वो ताकत में आ जाए और फिर वो इम्यून हो इस किस्म की स्क्रूटनी का, तो फिर वो बड़ा एक ख़तरनाक मोरा साबित हो सकता है। अब अगेन हम वी कैन गो ऑन और डिस्कस कर सकते हैं, और होपफुली हम आने वाले दिनों में कुछ वकील भी बुलाएंगे ताकि वो डिस्कस कर सकें जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इसकी इम्प्लिकेशंस हैं कोर्ट्स के ऊपर। बट जो एक मेन मुद्दा है जो पूरे मुल्क के अंदर डिस्कस हो रहा है कि आर्टिकल 243 की रिकन्स्ट्रक्शन या उसकी जो स्ट्रक्चरिंग है, उसके अंदर क्या इम्प्लिकेशंस आएंगी हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को। CDF का जो एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक इदारा, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया उन्होंने, एक नाम, एक पोजीशन, और वो सॉर्ट ऑफ एक चीफ ओवर आर्किंग कमांडर होंगे, जो चीफ आर्मी स्टाफ ही जाएंगे उसके अंदर, और वो तीनों आर्म्ड जो ग्रुप्स हैं हमारे फोर्सेस हैं, नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस के मिलिट्री के, वो बेसिकली उनके डिफेक्टो इंचार्ज होंगे, और ये एक वन स्टॉप शॉप या वन मैन अथॉरिटी वाला सिस्टम बनेगा, जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, जहाँ पे आप अथॉरिटी और ताकत को एक आदमी के अंदर वेस्ट कर देते हैं और एक ही ओहदे के अंदर आप सारी जमा कर देते हैं, तो वहाँ पे करप्शन, फेलियर्स, चांसेस ऑफ अब्यूज़ ऑफ पावर, ये बढ़ जाती हैं सारी चीज़ें। और अगेन जो मशवरे से मुल्क चलते होते हैं, जो लोग जमहूरी इक़्तिदार पे चलते होते हैं, वो ज़्यादा लाइकली होता है कि वो बेहतर आउटकम्स अचीव कर सकें, ख़ासतौर पे मिलिट्री डिसीजन मेकिंग। इस ज़मीन में मैं तला अहमद, एक बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, प्यारे सहाफ़ी हैं, उनका एक मैं ये ट्वीट शेयर करना चाहूँगा कि ये एक ब्यूरोक्रेटिक कू है। उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है कि ये ब्यूरोक्रेट्स का, चाहे वो मिलिट्री हो सिविल हो, उनका एक मिल जोल है और एक कू है जो उन्होंने किया है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का एक डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडल है, और उसके करंट जो प्रिंट्स हैं वो एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को सपोर्ट नहीं करता जिस तरह इंडिया के अंदर है। इसके अंदर कुछ जोग्राफिया के हक़ाइक़ हैं, कुछ इकोनॉमिक हक़ाइक़ हैं, कुछ थ्रेट मैट्रिक्स को देखते हुए कि पाकिस्तान को ख़तरा ऐसे होता है कि पाकिस्तान ज़रा एसिमेट्रिकल तरीके से अपनी कमांड, चेन ऑफ कमांड को चलाता है, और हमारे पाकिस्तान की कुछ ब्यूरोक्रेटिक रियलिटीज़ भी हैं। जहाँ तक सिनर्जी का ताल्लुक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसमें जो टाउट की जा रही है बात की, सिनर्जाइज़ कर पाएगी हमारी फ़ौज बेहतर। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। अब इस जीवन में ये है कि जो CJSC की जो पोजीशन है, CSC की पोजीशन है, ये भी बताया जा रहा है कि ये पोजीशन ख़त्म हो जाएगी एज ऑफ 27वीं नवंबर की डेट, और अब असर 9
या इसी चीफ साहब की जो ये टेन्योर है ऑफ ड्यूटी ये कंटिन्यू करेगा या सर नो ये शुरू होगा। अब ये भी आर्मी एक्ट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आर्मी एक्ट को भी अमेंड करना पड़ेगा इसको, इस मसले को अकोमोडेट करने के लिए। लेकिन ये कानून के वो जो फॉर्मेलिटीज़ और वो सारी चीज़ें हैं, बट एक खिचड़ी सी बनती जा रही है। बहरहाल जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए थे CGSC की ओहदे को क्रिएट करने के लिए, उसका मकसद ही है कि सिनर्जाइज कर लिया जाए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के दरमियान। आर्मी प्रैक्टिकली डिनाई करती है नेवी और PEF को ये पोजीशन कि इसके बावजूद कि वो ये काम करके करते हैं क्योंकि 2 डेकेड से वो उसके ऊपर काब्ज़ हैं। और जब ये तीनों ओहदे, ये तीनों डिपार्टमेंट्स को सिनर्जाइज करवाने के लिए ये एक चीज़ क्रिएट कर दी गई, ये रिफॉर्म कर दिए गए हैं, उसके बावजूद जो है आपको नज़र आता है कि मिलिट्री की, आर्मी की साइड से ओवर रीच की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ज़रिए, हाइब्रिड निज़ाम के ज़रिए, कूज़ के ज़रिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, सिविलियन गवर्नमेंट को हाईजैक किया जाता है। नेवी और एयरफोर्स की तरफ से आपको ये काम नहीं नज़र आता। तो सिनर्जी की जहाँ तक बात है, ये चीज़ें अवेलेबल थीं, तो ये इस स्पेशल आप क्यों एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, एक स्पेशल क्यों कानून का एक रास्ता इख्तियार किया जा रहा है जहाँ पे एक बड़ी ताबेदार जुडिशरी जो कॉन्स्टिट्यूशनली भी ताबेदार है और फिर अदालती मामलात के अंदर भी ताबेदार हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, जब वो कट डाउन टू साइज़ होंगे। और ये सारे एक वन मैन आर्मी चीफ को जो कि सुप्रीम कमांडर की पोजीशन में आ जाएंगे, CDF की पोजीशन में आ जाएंगे, उनको आंसरेबल है। इशू ये है, ये नहीं है कि ये तर्ज, ये हुकूमत बुरा है या वो बुरा है या ये बेहतर है। मैं ये आर्ग्यू नहीं कर रहा, मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ कि ये इंतहाई डिक्टेटोरियल निज़ाम डेमोक्रेटिक फ़ीचर्स के साथ क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे एक तसव्वुर है एक पार्लियामेंट का, एक असेंबली का, सूबाई, यानी ये कवर क्यों ले रहा है एक डेमोक्रेटिक फ्रंट का। ये पूरी तरह मैदान में खुल के आए निज़ाम, जैसे एक डिक्टेटरशिप होती है, जैसे कि एक मार्शल लॉ होता है, ये हाइब्रिडाइज तरीके से मार्शल लॉ डिक्लेयर करना कि विदाउट हैविंग टू कम इन द फोर फ्रंट और कहें कि असेंबली डिसॉल्व हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करते हैं। इस सारे के अंदर माजरत के साथ जो ब्यूरोक्रेट्स जो ओथ लेते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या ये उस कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ को वायलेट नहीं कर रहे इस तरह से उसको अमेंड करवा के जिस तरह से वो कर रहे हैं? क्या ये जजेस जो क्लेम करते हैं मॉरल सुपीरियॉरिटी के, वो जजमेंट पास करते हैं पाकिस्तानी कौम के ऊपर, क्या वो अपने इसको एक डिस्ट्रक्शन नहीं देख रहे पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की और पाकिस्तानी लीगल सिस्टम की? और ख़ास तौर पर जो सिविल पोलिटिकल क्लास है, जमहूरियत के नाम पे, लिसानी बुनियादों के नाम पे, मजहबी बुनियादों के नाम पे वोट लेके पाकिस्तानी अवाम को डंडे आप पड़वाते हैं रैलियों में, हमें जेलों में आप हमें डलवाते हैं, और जब वक्त आया है क़याम का, रस्म शब्बीरी का, तो आप लोग सजदे में गिर गए सारे के सारे कि कोई कह रहा है मुझे कश्मीर दे दो, कोई कह रहा है मुझे गिलगित, यही है ना, गिलगित बल्तिस्तान दे दो, कोई कह रहा है मुझे फलाना दे दो, तो हम ये सौदा कर लेंगे। ऑपोजिशन के अंदर एक कोalition है PK मैप, PTI और MMA, सॉरी, और एक तरफ जो है वो इंडिपेंडेंटली JOF ने भी ख़िलाफ़ बात की है, जमात इस्लामी ने भी रिजेक्ट की है बात। बट जो बात असल है, जो इसका कोर है, वो ये है कि पाकिस्तान के वेरी वजूद को एक चैलेंज मिल रहा है। जिस आइडिया पे हमने इस मुल्क को बनाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाकमियत अल्लाह की है, वो एक नेमत है, वो एक तोहफ़ा है, वो एक अमानत है अवाम के हाथों में, और अवाम की फिर हाकमियत जो है, अल्लाह की हाकमियत जो है अवाम की अमानत की शक्ल में वो रिप्रेजेंट होती है एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के थ्रू, असेंबलीज़ के थ्रू वगैरह वगैरह, एक सेनेट के थ्रू। इस वक्त ये बिल सेनेट के अंदर मौजूद है, अगर आज क्लियर हो जाएगा तो फिर असेंबली में आ जाएगा, असेंबली से क्लियर हो जाएगा तो फिर रियलिटी बन जाएगी। पंडितों ने 15-16 की प्रोडिक्शन दी हुई थी, पंडित सो कॉल्ड, मेरे पास एक चिड़िया है, मेरे पास एक तोता है, मेरे पास एक मैना है, हर बंदे के पास कोई ना कोई परिंदा है। बुनियादी तौर पे बेसिकली वो स्टेनोग्राफर्स होते हैं, वो नोट कीपर्स होते हैं, वो तर्जुमान होते हैं हमारी स्टेट के। दे आर नॉट, ज्योतिषी नहीं हैं ये लोग, कोई इन लोगों के पास डीप सोर्सेज नहीं होते, बराह रास्त बैठ के चाय खानों पे ये बैठ के ये बातें करते हैं और आके फिर कैमरे पे रिपीट करते हैं, फिर शाम को जब फिर मिलते हैं चाय और खानों पे तो हमारा मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तानी अवाम का कि अज मैं इन्होंने ये कहता है, अज मैं इन्होंने कहा कि 15-16 तक तुम तैयारी फड़ लो, चीफ साहब कितने भी नहीं जा रहे वगैरह वगैरह। ये इस किस्म के एटीट्यूड्स के साथ, माजरत के साथ, प्रिंसिपली ये मुल्क मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर इस शक्ल में लास्ट कर पाएगा। नई शक्ल बन जाती है, नया मुल्क बन जाता है, हम हाजिर हैं, हम तब भी अपनी जान माल और इज़्ज़त सब दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं मुल्क को कौम की खिदमत के ऊपर। हमारा हर आम आदमी का यही जज्बा है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि दैट पाकिस्तान द आइडिया जो था,
जो कभी उसको अयूब खान ने नुकसान दिया, कभी आया खान ने नुकसान दिया, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नुकसान दिया, कभी किसी मुशर्रफ ने नुकसान दिया, कभी उस तसव्वुर पाकिस्तान को चैलेंज करने में हर बंदे ने अटल कोशिश की। आज वो फाइनली कोशिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है मुझे कि जहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिकली अब नल एंड वॉइड, इट्स रिडंडेंट। मेरा मसला है सारा के साथ ये नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को मुझे पाक पवित्र थी, या मैं इसको पूछता चूमता चाटता था, या मेरे को बहुत इसका समझने वाला कोई कानूनदान था। मेरा मसला ये है कि इस निज़ाम की हिपोक्रेसी से मुझे मसला है। इसके सेलिएंट फीचर्स जो हैं अपने एस्थेटिक्स के अंदर डेमोक्रेटिक होना चाहते हैं, रिपब्लिकन होना चाहते हैं, पॉपुलिस्ट होना चाहते हैं, लेकिन अपने एक्चुअल फंक्शनरी के अंदर, अपने एक्चुअल जो मशीनरी है उसके अंदर वो इंतहाई डिक्टेटोरियल कॉर्पोरेटाइज स्ट्रक्चर है इसका। टॉप डाउन बिल्कुल वर्टिकल है, कोई मशवरा नहीं है, कोई रेट्रीब्यूशन नहीं है, कोई रिकोर्स की ऑप्शन नहीं है, कोई स्क्रूटनी और क्वेश्चनिंग की ऑप्शन नहीं है। बजट्स जो ब्लैक बजट्स बनते हैं वो जैसे मर्जी तय हैं, उस पर कोई ऑडिट नहीं होगा, कोई सवाल नहीं उठेगा। आप यूक्रेन में गोलियां बेच दें, आप फ़लस्तीन का सौदा कर लें, आप फ़लस्तीन से दोस्ती कर लें, आप इसराइल से दोस्ती कर लें, आप ना करें इसराइल से दोस्ती, सवाल जवाब की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। अगर ऐसा ही निज़ाम बनाना है तो चीन की कॉपी कर लें, वन पार्टी डिक्लेयर करें। वो एक निज़ाम है कि आप सिविल ब्यूरोक्रेट बन जाएं, तो सिविल ब्यूरोक्रेट ही फौजी बनता है, वही बनता है ना। वन पार्टी में रेड पार्टी ज्वाइन कर लो, सारी उम्र पार्टी की खिदमत करो, वो नेशनल असम्बली तक पहुंचो, फिर वहाँ से आप अपनी सियासी वो रिगमरोल करके जिगरी पोगरी करके आप चेयरमैन बनने की कोशिश करो, जिस तरह शी जिनपिंग बन गया। तो ये अगर निज़ाम है उसमें हिपोक्रेसी नहीं है, उसके अंदर कोई उम्मीद, कोई आस, कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं है। यानी पार्लियामेंट और असेंबली के एक्स्ट्रा स्टेप्स पे ना सिर्फ खर्चा लगता है टैक्स पेयर मनी का, जान माल लगती है, लोगों के जज्बात लगते हैं, जो हमारी साइकिक एनर्जी है हमारी कौम की, वो सारी इस मशगले में ज़ाया होती है। यानी मेरे ख्याल में इस वक्त अक्सरियत पाकिस्तानी अवाम की साइकिक एनर्जी अडियाला जेल के इर्द घूमती है। दिस इज़ अ फैक्ट। लोग अपनी मजदूरियाँ, अपने काम प्रॉपरली नहीं कर रहे, अपने रिमिटेंसेस नहीं भेज रहे, अपनी जॉब नहीं वो ड्यूटीफुली कर रहे, अपने दुकानों पे शो अप नहीं करते, शादियों ब्याह में मसले आए हुए हैं, प्राइवेट फैमिली ग्रुप्स में लड़के बैठे हुए हैं। ये एक रियलिटी है। आप हंस के उड़ा दें, आप मजाक में उड़ा दें, आप कहें हा 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 कल्ट है कल्ट है कल्ट है, आप जो मर्जी कहें, बट दैट इज़ वट पॉलिटिक्स इज़। लोगों के जज्बात उससे मुंसलिक हो जाते हैं, लोगों के आइडियाज़, उनके वर्ल्ड व्यूज़, उनके बिलीव्स मुंसलिक हो जाते हैं। आप वो नहीं डिलीवर करते तो उनको क्लोजर नहीं मिलता, वो वायलेंट होते जाते हैं, वो डिप्रेस, और वो वायलेंस आउटवर्ड हो सकती है या इनवर्ड हो सकती है। पाकिस्तानी अवाम ज़रा रोमानवियत का शिकार होती है तो सारी वायलेंस इनवर्ड चली गई है। सारे लोग अपने आप को मार रहे हैं, कोई डिप्रेशन में, कोई शराब पी के, कोई नशा करके, कोई अपने काम से। ये हकीकत है। कितने लोग मैं जानता हूँ एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, आपको पता है ये बात? जी, मुअज़्ज़ज़ लोग, जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, वो कहते हैं यार हम डिप्रेशन में जब से हमारे लीडर को निकाला गया। दिस इज़ रियलिटी यार। ये इंसान के जज्बात, अब चाइना में यकीनन ऐसे महसूस नहीं करते होंगे जज्बात लोग, बिकॉज दे नो व्हाट दे हैव बार्गेन फॉर। उन्हें पता है उन्हें क्या सौदा मिल रहा है। तो ये आधा तीतर आधा बटेर, आधा मतलब एक पैर दिल्ली एक पैर लाहौर, ये इस तरह नहीं हो सकता। ये मो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसी को नहीं है। हमारी मिलिट्री चाहती है कि वो आके डिक्लेयर कर दे कि यार ये कुछ स्पेशल क्लासेस हैं हमारी, इसमें इम्तिहान दो, ये ISSB क्लियर करो या ये PCS का एग्ज़ाम क्लियर करो, कोई मैट्रिक्स बना दें, 100 इंटरव्यू होंगे और ये सब कुछ सारा होगा, तो वहीं से आप जज बनोगे, वहीं से आप वो बनोगे, ACDC बनोगे, वहीं से आप वन पार्टी बना दें ना, कि सारे प्रीफेक्ट्स और प्रीफेक्चर्स के यही निज़ाम है ना चाइना का। वो और बात है। ये मगरबी रोमांस, ये वेस्टर्न एनलाइटेंड वैल्यूज़ का रोमांस, कभी कभी इस्लाम का तड़का, ये सब नैना कबूल, क्योंकि इस्लाम के तड़के के अंदर भी इंसानी हुर्रियत की बात है, इंडिविजुअलिज्म की बात है, ऑर्गेनाइजेशन की बात है, सोशल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की। मगरबी इनलाइटनमेंट के अंदर भी वो है, जितना मर्जी बुरा है उसके अंदर ये चीज़ तो है। तो ये वाशिंगटन के और लंदन के, और कभी कभी जब गलती से मदीने के रास्ते दिखा के आप फ़्लाइट बीजिंग नहीं लैंड करवा सकते, आप फ़्लाइट मॉस्को नहीं लैंड करवा सकते, आप फ़्लाइट ईरान में नहीं लैंड करवा सकते, तेहरान में आप फ़्लाइट कायरो में नहीं लैंड करवा सकते, आप शर्म शेख में फ़्लाइट नहीं लैंड करवा सकते। अगर आपने ख्वाब लंदन के दिखाए तो फ़्लाइट लंदन में लैंड करके दिखाएं, ख्वाब अपने मदीने के दिखाए हैं तो फिर मदीने में लैंड करके दिखाएं। ये आले सऊद का मदीना नहीं, ये जो रास्ते मदीना जिसका आप सहारा लेते हैं, इसकी आप प्ली लेते हैं, सब सियासी हो, सिविल हो, जो मर्जी हो, फौजी हो, सब प्ली मदीना की रियासत की हम मजहबी प्ली लेते हैं। तो हमें डिलीवर करें, हमें वो चीज़ें दें, उसमें इंसानी हुर्रियत है। उसमें सवाल पूछा जाएगा कि फ़लाने साहब आपका कुर्ता ये कहाँ से आया,
या फलाने साहब आपके प्रोटोकॉल में 150 गाड़ियाँ क्यों खड़ी हुई हैं, या फलाने साहब जो है आपका भांजा या भतीजा या बेटा इस आला ओहदे पे कैसे पहुंचा। अब ये सवाल भी अच्छे नहीं लगते। आवाम चाहिए मजदूरियों के लिए, एक्सपोर्ट कर देनी है, अरब भेज देना है, गल्फ़ भेज देना है, इंग्लैंड भेज देना है, मजदूरियाँ करवानी है, टैक्स भी भरो, वो भी दो, रेमिटेंस भी भेजो, लेकिन सवाल नहीं पूछना, अपनी मर्ज़ी नहीं मनवानी यहाँ पे। तो 25 करोड़ यरगमालियों के मुल्क में अगर एक और मज़ीद असर रिफॉर्म हो गया तो क्या ही बड़ी बात है। बहरहाल देर इज़ नो डिबेट अबाउट दिस। मैंने जो स्टार्ट में शुगल लगाया महरोज़ भाई की बदौलत, वो के शादियाँ ब्याह और एक्टर वैक्टर सेलिब्रिटी आपकी औकात इतनी ही समझी जा रही है ग्लोबल ऑर्डर की नज़रों में। और ये ग्लोबल फिनोमेनन है बाय द वे, कंसोलिडेशन ऑफ पावर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के थ्रू, कानूनी अमेंडमेंट्स के थ्रू डेमोक्रेसी को रिपील बैक किया जा रहा है। हमारे यहाँ बड़े बड़े दानिश्वर ये बातें कह रहे कि सेंट्रल ने क्या प्रैग्मेटिक अथॉरिटेरियन सेंट्रिज्म, मजहबी और आइडियोलॉजी फ़िक्र से खाली, और सेंटर की तरफ सारी हुकूमतें जा रही हैं। आपका मुराद कंट्रोल की तरफ सारी हुकूमतें जा रही हैं। ये लेफ़्ट और राइट के पैराडाइम से बाहर आ जाएं। कोई देयर इज़ नो लेफ़्ट, देयर इज़ नो राइट, देयर इज़ नो सेंटर, देयर इज़ देम एंड देयर इज़ अस। अस हैं दुनिया के 99% लोग, और दम हैं 1% लोग जो हमारे निज़ाम को चलाते हैं, हमें डंडे मारते हैं सारा दिन। आप लिबरल हैं, आप लेफ्टिस्ट हैं, आप मजहबी रुझान के हैं, आप बाकिर हैं, आप शाकिर हैं, आप लिसानी तहरीक का हिस्सा हैं, आप एथनिक तहरीक का हिस्सा हैं, आप जो मर्जी हैं आप हैं, हम यानी हम सब, और एक ये लोग हैं। दैट इज़ ऑल। जो ग्लोबल कंसोलिडेशन हो रही है टेक इंडस्ट्रीज़ की शक्ल के अंदर, हर जगह जमहूरियत को जो रिपील बैक किया जा रहा है कि मिलियंस लोग मार्च करते हैं यूरोप में कि जंग मत करो, उनकी कोई बात नहीं सुनता। और आज की बात नहीं है, ये पिछले 25, 30, 40, 50 साल का मंसूबा है। इराक़ की बारी भी मिलियन मैन मार्च होते हैं, किसी की बात नहीं सुनी जाती, सर फोड़े जाते हैं अमेरिका और यूरोप के अंदर। आज फ़लस्तीन की बारी भी बात की जाती है, किसी की बात नहीं सुनी जाती, लोग डिपोर्ट की जाते हैं, सर फोड़े जाते हैं, लोग अरेस्ट किए जाते हैं। मुरीदके में भी मरते हैं, लंदन में भी मरते हैं, बार्सिलोना में भी मरते हैं, वाशिंगटन में भी मरते हैं। फ़र्क ये है कि हमारी चमड़ी गंदी है तो हम 250-300 मरते हैं, वो 2 दर्जन मरते हैं। हम 1000 जेल जाते हैं, वो 2 दर्जन जेल जाते हैं। आने दे वक्त वो भी हज़ारों की तादाद में मरा करेंगे। आने ही वाला है ना, शायद उनकी कंट्रोल इतनी टोटलाइजिंग हुई है। ये लेफ़्ट वर्सेस राइट नहीं है, ये कोई सेंटर वेंटर नहीं है, ये सिर्फ अथॉरिटेरियनिज़म है। और ये पूरी ग्लोबल ट्रेंड है इस वक्त। वो जो एक ब्रीफ पीरियड था लिबरल डेमोक्रेसी का, और वो सारे जो ख्वाब खूब दिखाए थे, वो मेरा ख्याल है डन एंड डस्टेड है। अब इस सब के अंदर से क्या निकलता है, क्या पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा अपनी एक फ़िक्र और सोच के साथ, इस्लामी फ़िक्र, इस्लामी सोच, इस्लामी तहरीक के साथ, या इस्लाम को भूल भाल के सबक को पाकिस्तान भी एक मुल्कों में से एक मुल्क बन जाएगा जिस तरह बनता जा रहा है काफ़ी सालों से, और दो डेमोक्रेटिक फ़ीचर्स और मसनूआत रखते हुए ना कि एक पार्लियामेंट है और एक इलेक्शन वैक्शन होता है, वो करते हुए एक शैडोई गवर्नमेंट इसको चलाती रहेगी। बहरहाल मेरी इस पर जाती और कोई राय नहीं है, सिवाय कि ये एक absurd कम्प्लीटली अमेंडमेंट है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है किसी आम आदमी को, फ़ायदा सिर्फ एलीट को है, और इसमें आवाम का नुकसान ही नुकसान है। और इसके बरक्स है कि काफ़ी ज़्यादा हमारे दानश्वर सियासतदान ये आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आवाम का कंसर्न ही नहीं है। आवाम के कंसर्न गुर्बत है, भूख है, नंग है, अफलास है। सवाल ये बनता है प्यारे दोस्तों, लाडलों, ये भूख नंग अफलास आई कहाँ से? ये 50 से ज़ायद फ़ीसद सूद की मद में बजट जो है हमारा जा रहा है, ये किसने लोन्स लिए थे? ये कौन से साइंसदान थे जिन्होंने ये कर्ज़े लिए थे? ये वही सिविल क्लास, ये वही मिलिट्री क्लास, ये वही जुडिशल क्लास जो आज ये खूबसूरत 27वीं अमेंडमेंट पास कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि आइंदा कोई भी नीटशे का फ़िलासफ़र, कोई अफलातून, कोई अरस्तू, कोई जूडिथ बटलर वाला आया, कोई फेमिनिस्ट, कोई फ़लाना, कोई ये, और किसी ने जमहूरियत का लफ्ज़ बोलना ना मेरे सामने पाकिस्तान में, या कैमरे के ऊपर, या मेरे साथ इन पर्सन, कैमरे के ऊपर तो मैं गालियाँ दूंगा और इन पर्सन में बंदे को छोड़ूंगा नहीं। आप भी ऐसा सलूक कीजिएगा। मेरे ख्याल में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में आइंदा। अगर आप इसको नहीं रोक सकते तो फिर आप कुछ नहीं रोक सकते, माजरत के साथ। आइंदा कोई ज़रूरत नहीं, बात करो मेले ठेलों की, खाने पीनों की, हैं जी, सेलिब्रिटीज़ की बात करें, गपशप करें, गॉसिप कॉलम चलाएं, ये सब नहीं, ये सब नहीं हो सकता। एक मुल्क में नहीं हो सकता जहाँ पे एक सिविलाइज सीरियस मुल्क हो, ये सब नहीं हो सकता।
बहरहाल हमेशा की तरह आप सबका सुनने का शुक्रिया, आपका बहुत प्यार है, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।